आई वेलकम विजन लोग। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग जो एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है एकेटीयू में, तो उसका हम यूनिट 1 का रिवीजन देखेंगे। अगर आपको डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ना है टॉपिक वाइज टॉपिक, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वही देखेंगे रिवीजन पर्पज़ के लिए। तो ये वीडियो बस एग्ज़ाम से पहले या फिर रिवीजन करने के लिए है। यहाँ पर मैं पूरी यूनिट 1 कवर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के 1 बाय 1 टॉपिक। तो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब यहाँ पर जो संवैधानिक कानून है और इसके बाद में जो संविधानवाद है, तो उसको हम देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लॉ एंड प्रिंसिपल रहते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक कंट्री एक नेशन को गवर्न करते हैं। जो भी ये रूल रेगुलेशन होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। ठीक है, वो हर चीज़ पे सुपरसीड करते हैं, मतलब उनको मानना ही होता है। ये जो है सुप्रीम है और इक्वल लॉ होते हैं, मतलब सबके ऊपर ये अलग अलग अथॉरिटी के ऊपर सबके ऊपर ये इक्वली अप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमारी गवर्नमेंट है काम करती है। जैसे इंडिया के अंदर बात करें, हमारा संविधान है, उसी संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पे सरकार और लोग उसी को मतलब मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यही हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर हर वो रूल रेगुलेशन लॉ मेंशन होता है, जिससे हम अपने कंट्री को गवर्न करेंगे। एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये क्या है? ये है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से जो गवर्निंग सिस्टम, जो गवर्नेंस सिस्टम चलता है, तो उसको हम बोलते हैं संविधानवाद। मतलब संविधान से चलने वाला जो सिस्टम होता है, तो एक तरह से लीगल प्रिंसिपल वो बोला जाता है गवर्निंग सिस्टम के अंदर, जिसके थ्रू क्या होती है, हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी इसके अंदर वर्क करती है। ठीक है, और हमारा है कि कोई भी नियम कानून या कोई भी लॉ इस कॉन्स्टिट्यूशनिज्म को सुपरसीड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म और इसके प्रिंसिपल को सुपरसीड नहीं कर सकता, इसको ओवररूल नहीं कर सकता। कि वही यही हमारा सुप्रीम होता है। हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो अथॉरिटी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है, संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो आइडिया था, सबसे पहले 1934 में इसका आइडिया आया था फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। इसके बाद में फिर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए इसकी डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जो डिमांड है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, ताकि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना सकें, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और 1940 में फिर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने जो कांग्रेस के द्वारा ऑफर दिया गया था अगस्त ऑफर, उसको क्या एक्सेप्ट कर लिया। और 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है ड्राफ्ट प्रपोजल लेके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस क्रिप्स मिशन का विरोध होता है, क्रिप्स मिशन को मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर फाइनली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है। इसके अंदर हमारे 389 मेंबर होते हैं। 389 मेंबर्स में, जिसमें से हमारे 93 प्रिंसली स्टेट के होते हैं और 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया, जो उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, उसके मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। और ये प्रिंसली स्टेट जो राज्य रजवाड़े थे, उनके 93 मेंबर थे इसमें। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग होती है। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और फिर 11 दिसंबर को फाइनली राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। उसके बाद एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, लेकिन बाद में फिर बी टी कृष्णाचार्य को भी वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। साथ साथ क्या था, बी एन रॉय, जिन्हें बेनेगल नरसिंह राव बोलते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में इनको चुना जाता है। फिर फाइनली 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आते हैं, जिसको 22 जनवरी 1947 को प्रेम्बल की तरह क्या है अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, इसको प्रेम्बल मान के इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। और 22 जुलाई 1947 को जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसको अडॉप्ट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है 1947 का जो एक्ट आया था, इसके बाद में फुल सॉवरेन बॉडी बोली जाती है। मतलब इसके पास ही सभी पावर रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जितने भी रूल रेगुलेशन को
परफॉर्म करने की। अगला हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था कि जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया थी उसको गवर्न करने के लिए यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन का कंसेप्ट लेके आए थे। ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या था, यहाँ पर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट दोनों एक यूनिट की तरह रखे गए थे, और जो है पावर जो है सेंटर और यूनिट में डिवाइड की गई थी तीन लिस्ट के अकॉर्डिंग। एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, एक कंकरन लिस्ट थी। मतलब जिसमें फेडरल जैसे जैसे केंद्र सरकार होती है उसी टाइप से फेडरल थी। प्रोविंस जो प्रोविंस थे अलग अलग टाइप के, चाहे प्रिंसली स्टेट में अलग अलग प्रोविंस थे, और कंकरेंट में दोनों लोग कानून बना सकते थे, फेडरल भी प्रोविंस भी। ठीक है। और इसी कानून के थ्रू जो है जो थी डायरकी जो पहले चलती थी प्रोविंस के अंदर, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। डायरकी मतलब इस यहाँ पर दो टाइप के हाउस हुआ करते थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया था, जैसे लोअर हाउस अपर हाउस। इसके बाद में सेंटर में जो डायरकी थी, सेंटर में डायरकी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसमें भी दो टाइप के सब्जेक्ट बनाए थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट इसकी पावर के अकॉर्डिंग कि किस पे हमारी जो असेंबली है वो कानून बनाएगी, और किसके पास जो पावर है वो वाइस रॉय के पास पावर रहेगी, वो रिजर्व रहेंगे उसके लिए। ठीक। और इसके बाद में फिर इसी में जो हमारे 11 प्रोविंस थे, 11 में से 6 प्रोविंस के अंदर बाई कैमरल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूपी था। और साथ साथ इसमें जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो डिप्रेस क्लास, वुमेन, लेबर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। और काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट था उसको अबॉलिश कर दिया गया। और वोटिंग राइट जो थे 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट प्रोवाइड कर दिए गए थे। और इसी एक्ट के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेबलाइज किया गया, और साथ साथ फेडरल कोर्ट को स्टेबलाइज किया गया, सेटअप किया गया 1937 में। इसके बाद फिर स्टेबलाइजमेंट ऑफ फेडरल प्रोविंस एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो तीन टाइप की पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, फेडरल जो केंद्र सरकार के लिए, प्रोविंस जो राज्य के लिए, और ज्वाइंट जिसमें केंद्र और राज्य या दो से ज़्यादा राज्य दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। अगला हमारा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत को आज़ादी देने के लिए, आज़ादी देने के जो कंसेप्ट थे तो वो लाया गया था। और यहाँ पर बोला गया था कि ब्रिटिश रूल का एंड होगा और इंडिया दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के नाम से आएंगे। और जो किंग ऑफ इंग्लैंड जो अब तक क्या है एम्परर ऑफ इंडिया माना जाता था, उसकी पावर को ड्रॉप कर दिया जाएगा, और वाइस रॉय का ऑफिस को अबॉलिश करा जाएगा। और नई पोस्ट जो गवर्नर जनरल की वो क्रिएट की गई। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडिया का साथ साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उनको स्टेट का हेड बना दिया गया। अगली चीज़ हमारी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो काम था वो दोनों डोमिनेंट स्टेट इंडिया और पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का काम दिया गया। उसको एम्पावर कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और अडॉप्ट करना। इसके अलावा बोला गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है पर्टिकुलर इंडिया या पाकिस्तान की, वो अपनी रेस्पेक्टिव टेरिटरी पे अपना जो भी कानून है वो चला सकती है, और जो है गवर्नेंस के लिए गाइडलाइन ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में उसी कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ चलेगा, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा है तब तक इसको रेफरेंस मान के इंडिया और पाकिस्तान दोनों चलेंगे। ब्रिटिश जो पैरामाउंटी थी उसको लैप्स कर दिया गया, जो प्रिंसली स्टेट से ट्रीटी वगैरह हो रखी थी उसको लैप्स कर दिया गया, और उनको फ्रीडम दे दी कि वो या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो सकते हैं, इंडिया में ज्वाइन हो सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम थी वो इसी की जड़ थी। इसके अलावा जो सिविल सर्विस थी उसको उसके अपॉइंटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार कोई भी सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट नहीं करेगी। अगला हमारा आता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इन्फोर्स किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी अलग अलग मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अलग अलग मीटिंग हुई। उन मीटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 11 सेशन टोटल रखे गए। और 11 सेशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा था वो 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। इसमें क्या था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा हमारा। और इसकी स्टार्टिंग होती है 29 अगस्त 1947 से। यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की जाती है जिसके अंदर 7 मेंबर थे, जिसमें B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे और बाकी 7 मेंबर थे। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की लास्ट मीटिंग होती है, जिनमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है। और साथ में ही इसमें नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को अडॉप्ट किया जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू। और
25 जनवरी को इसको डिसबैंडेड कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भंग कर दिया गया और इसके जितने भी प्रोविज़न थे वो हमारे पार्लियामेंट के पास आ गए थे, ठीक है। अब क्या है, यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, एक प्रोविज़नल पार्लियामेंट की तरह वर्क करेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते और ये हमारी 26 जनवरी 1950 से अप्लाई हो गया था। 26 नवंबर 1949 50 है ये, 49 नहीं है, 50 है। तो रिपब्लिक डे जिस दिन मनाया जाता है, नहीं, नहीं, ये हमारा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है, ये रिपब्लिक डे नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हमारे क्या था, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। इसके साथ साथ हमारी 22 पेंटिंग थी जिनके ऊपर हमारे अलग अलग पेंटिंग, जिनके ऊपर हमारे जैसे फंडामेंटल राइट वगैरह हैं, अब अलग अलग लगे हुए हैं, उन पेंटिंग के ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर प्रेम्बल है जिसके अंदर सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया जा चुका है, आर्टिकल भी बढ़ चुके हैं, शेड्यूल भी बढ़ चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी इसमें आ चुके हैं। अब देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं। भारत के संविधान को बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको अलग अलग सोर्स से, मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, यूएसए से, यूके से, अलग अलग कंट्री से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ब्लिंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाई देंगी। रिजिडिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना है, स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो बहुत फ्लेक्सिबल है, सिटीजनशिप के मामले में बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट में चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा रिजिड है। फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम है। अगला है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, ठीक है। यहाँ पर फेडरल सिस्टम तो है लेकिन बट यूनिटरी इसमें है, यहाँ पर सुप्रीम है, मतलब केंद्र सरकार की ज़्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं यहाँ पर, आर्टिकल 352 है, 356 में, 360 में अलग अलग टाइप की इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी, उसका कंसेप्ट भी है, ठीक है। पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर है वही मिलकर हमारी मेजोरिटी के बेस पे क्या है, सरकार बनाते हैं। अगला हमारा इसका फीचर आता है इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जितने भी हमारे कोर्ट हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उन पे सरकार से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सरकार के उनके ऊपर कोई भी प्रेशर काम नहीं करेगा। और इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड का है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे हमारे लोअर कोर्ट है। तो इस टाइप से हमारी इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट मीन्स पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू ये जो जुडिशरी है वो हमारा एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट दोनों से अलग है। अगली हमारी है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, मतलब जुडिशरी का जो भी कानून है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो भी कानून है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको बाद में ऐड किया गया था डीपीएसपी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप और अडल्ट फ्रेंचाइजीज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसके ऊपर क्या है, हम वोट वगैरह डालते हैं, ठीक है, इसका कंसेप्ट है। इंडिपेंडेंट बॉडीज़, इंडिपेंडेंस बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कैग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोला जाता है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इनको पावर मिलती है, ये साथ में यूपीएससी भी है। इसके अलावा सोर्स देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ कहाँ से लिया गया है। इसको सबसे पहला सोर्स देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैक्सिमम पार्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का काफ़ी ज़्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट मेंशन है, मतलब मोर देन 50% जो है, जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी ही हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्लियर है, फेडरल स्कीम यहाँ से ली गई है, गवर्नर का ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। अगला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटर प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सब हमारा ब्रिटिश सिटीजन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। अगला है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो फंडामेंटल राइट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना मतलब हटाना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सब हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। अगला आयरलैंड, डीपीएसपी, राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड, ये आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर अपॉइंट गवर्नर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरन लिस्ट का कंसेप्ट है, ट्रेड का है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस से, ठीक है।
बेमियार मतलब जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये कंसेप्ट हमारे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, और जस्टिस सोशल इकोनॉमी जो प्रेम्बल में है वो उसका कंसेप्ट लिया है। फ्रेंच से हमने रिपब्लिक और आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका से जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो लिया है, और इलेक्शन ऑफ मेंबर और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाई लॉ, इसको हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अगला हमारा टॉपिक आता है प्रियम्बल प्रस्तावना। प्रियम्बल प्रस्तावना में बोला गया है बी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ बताया गया है कि हम भारत के लोग क्या करते हैं, कि यहाँ पर कंसेप्ट आया है पांच चीज़ों का: सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक। ठीक है, सोवरन मतलब इंडिया जो है सोवरन कंट्री होगा, मतलब इंडिया के ऊपर कंप्लीट इंडिपेंडेंट होगा, किसी की भी, किसी बाहर के कंट्री की या किसी की भी कोई भी यहाँ पर जो ऑर्डर है या वो है, वो नहीं माना जाएगा। हम सुप्रीम है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, हमें अपने डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, दैट इज सोवरेनिटी। अगला है डेमोक्रेटिक, मतलब जो सरकार होती है यहाँ पर डेमोक्रेटेड है, ठीक है, लोकतांत्रिक है, उस टाइप से चुनी जाएगी। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, ठीक है, वो इलेक्टेड होगा लोगों के द्वारा। अगले दो कंसेप्ट हमारे आते हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, इनको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 1976 में ऐड किया गया था। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं आते हैं। सोशलिस्ट समाजवाद, और सेकुलर पंथ निरपेक्ष। ठीक, तो यहाँ पे बताते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो इसका हमारा करेक्टर आ गया। अब हमारे सिटीजन को क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर तीन आइडिया हमारे दिखाई देते हैं। पहला आइडिया है जस्टिस का, ठीक है, जस्टिस मतलब सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है। अगला लिबर्टी, तो लिबर्टी किस चीज़ की है, मतलब थॉट की लिबर्टी, मतलब आप सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी चीज़ को, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। अगली इक्वालिटी, तो इक्वालिटी किस चीज़ की हमें प्रोवाइड होगी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। और जो है प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, जैसे उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्व और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उनमें सबसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब फ्रेटर्निटी। तो हमारे आगे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक, इंटीग्रेशन को हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अगला हमारा आता है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आता है, तो इस टाइप से हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट थ्री। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थ्री आता है, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के यहाँ पर बताया गया है, दैट इज ए ओरिजिनल पिक्चर ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल पिक्चर है यहाँ पर। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर ही एक पिक्चर बनी हुई है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पेंटिंग भी अवेलेबल है, जिसमें एक पेंटिंग फंडामेंटल राइट की भी है, यहाँ पर पिक्चर में शो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण इनके बन जाते हुए एक मतलब इनकी पेंटिंग लगी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो गारंटी और प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी देता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट हैं, कुछ फंडामेंटल राइट ओनली सिटीजन के लिए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट सबके लिए हैं, ठीक है। और ये जो है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया को प्रमोट करते हैं। और फंडामेंटल राइट जस्टिएबल है नेचर, ठीक, मतलब इनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर इनका हमारा कोई भी इनके हमारे ये मतलब कोई हनन करता है किसी फंडामेंटल राइट का, तो हम इनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। और इसको जो गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की है। अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन किया गया है स्टेट, कि राज्य क्या है। स्टेट मतलब फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं, हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, कि स्टेट कुछ ना करे, मतलब स्टेट के खिलाफ हमारे जो राइट्स हैं, ठीक। तो ये जो स्टेट की डेफिनेशन है, यहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है, सरकार है, जुडिशरी, सब स्टेट के पार्ट आते हैं, या कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकार के किसी कानून से चलती है, सब स्टेट का पार्ट आते हैं। और ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री और पार्ट फोर जो डीपीएसपी का है उसके लिए एप्लीकेबल होगी बस, ठीक है? और आर्टिकल 13 के अंदर बताया गया है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को हनन करता है या अवॉइड करने की कोशिश करता है तो वो खुद जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है
आर्टिकल 30। अब फंडामेंटल राइट को हम वन बाई वन देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 टाइप के फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए। ठीक। जैसे हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, इसके साथ एक राइट होता है राइट टू प्रॉपर्टी। एक्चुअल में राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज किया जा चुका है 1978 में। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन अब ये लीगल राइट आता है आर्टिकल 300 ए के अंदर। आज ये लीगल राइट है। ठीक, तो इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, लेकिन हमारे पास अब भी 6 जो फंडामेंटल राइट हैं वो बचते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी, मतलब आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि मतलब कानून के अंदर में सब बराबर होंगे जो भी। ठीक है, और 15 बोलता है कि अलग अलग ग्राउंड पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ग्राउंड के कौन से हैं, जैसे इसमें बताया है कि रिलीजन के बेस पर, ठीक है, कास्ट के बेस पर, रेस के बेस पर, ठीक है, और सेक्स के बेस पर, ठीक है, और मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ उसके बेस पर। ठीक है, तो इनके आधार पे आपको क्या है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 बताता है कि इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर इक्वालिटी मिलेगी, सबको इक्वल समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे SC, ST, OBC, ठीक है, या EWS के लिए। ठीक, अगला है 70 ओवल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के विरुद्ध अधिकार मिलता है हमें यहाँ पर। और 18 के अंदर मिलता है टाइटल, जो टाइटल हमारे पहले सर, राव साहब वगैरह ये सब लगाते थे, तो ये टाइटल अब नहीं यूज होंगे। ठीक, इसमें एक्सेप्शन है, दो टाइप के टाइटल, अकेडमिक टाइटल और मिलिट्री टाइटल, दोनों अभी तक चलते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी टाइटल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है। अगला हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आर्टिकल 19 आर्टिकल 90 बताता है सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्ड हमारे कुछ राइट प्रोवाइड किए गए हैं, जिस जो हमारे आर्टिकल 19 के वन में आते हैं। 19 का वन क्या बोलता है, जैसे हमें क्या है, अपने कुछ भी बोलने का अधिकार है, स्पीच का राइट है। ठीक है, उस मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बोलने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, और हमें असेंबली का अधिकार है, हम इकट्ठा हो सकते हैं एक जगह, मतलब विदाउट आर्म्स, ऐसा नहीं है हथियारों के साथ इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरे इंडिया में होल ओवर द टेरेटरी ऑफ इंडिया हम मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, इस टाइप के राइट मिले। ठीक, आर्टिकल 20 बोलता है कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कि ऑफेंस अगर किसी ने कोई कन्विक्ट हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या क्या प्रोटेक्शन मिलते हैं। बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक पर्सन ने एक बार क्राइम किया है तो उसको सजा एक बार ही मिलेगी, ऐसा नहीं है एक क्राइम के लिए दो बार सजा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होगा। ये अलग अलग टाइप के हमारे राइट आते हैं। अगला हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी मतलब जीवन का अधिकार। तो लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन बहुत कम है, लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन सब इसके अंदर हमारा इन्वॉल्व होता है। अगला हमारा आता है 21A, 21 को बाद में ऐड किया गया था, जो राइट टू एजुकेशन है। अगला हमारा आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसको एडवोकेट से मिलने देंगे, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको, ठीक है, लेके जाएंगे, ये सब हमारे मिलते हैं। और साथ में प्रिवेंटिव डिटेंशन का का प्रोटेक्शन भी यहाँ पर हमें मिलता है। अगला हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पर जो आता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि कोई पर्सन क्राइम करने की सोच रहा है या लग रहा है कि उसके बाहर रहने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो पुलिस या स्टेट उसको अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार करके अपने पास रख सकता है। ठीक, ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगला हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, जैसे एक्सप्लॉइटेशन, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर होता है, बच्चों से फैक्ट्री में काम कराया जाता है, इन सब के विरुद्ध में अधिकार मिला है। अगला हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, तो हर पर्सन को अपनी जो फ्रीडम है, अपनी मतलब पूजा करने का अधिकार यहाँ पर मिलता है, अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। और दूसरी जो अपने जो रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो टैक्स जो प्रमोशन करने के लिए रिलीजन का, उससे रिलेटेड जो है टैक्स से फ्रीडम मिली हुई है उसको। अगली हमारी आती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में वो अटेंड कर सकता है, उसमें उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अगली है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
से इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की इंटरेस्ट की वजह से। माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, एक तो रिलीजियस के आधार पर, एक लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर। तो इन बेस पर किसी की कोई रिलीजियस कल्चर है, कोई लैंग्वेज है, वो मतलब पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, इसके लिए उसको प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, देखिए वो अपने जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको चला सकते हैं। ठीक है, अगली हमारी आती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारी आती है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। ठीक, अगर हमारी इन फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? तो आर्टिकल 32 में बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधे। ठीक है, तो इसको बोला गया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको बोला था, दैट इज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल इसको बोली थी। अगला है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं थी। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था यूएसएसआर से। ठीक है, इसके लिए बाद में एक पार्ट 4A को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A के अंदर। तो 51A के अंदर पहले हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन बाद में एक ड्यूटीज़ को और ऐड कर दिया गया। ठीक है, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन और इसके जो आइडिया हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को। ठीक है, और जो हमारे नेशनल स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, उसके जो आइडिया हैं उनको हमें क्या है फॉलो करना चाहिए। सोमनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रमोट करना। ठीक है, देश को जब ज़रूरत हो उसके लिए हमें प्रेजेंट करना, आपसी भाईचारे को हमें बढ़ाना। ठीक, जो कंट्री की जो कल्चर है, ठीक है, उसको कंट्री की कल्चर है, हेरिटेज है, उसको क्या है प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, और जो फॉरेस्ट हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को। अपना जो है साइंटिफिक और ह्यूमनिटी और इन सबको डेवलप करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी वायलेंस की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी खराब ना हो। ठीक है, जो इंडिविजुअल है उनकी कलेक्टिव एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। और लास्ट में हमारा 11 नंबर का आता है जिसको ऐड किया गया है 6 से 14 साल की एज, मतलब जो पेरेंट्स है उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को अपनी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। अगला हम देखते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये फिलोसफिकल प्रिंसिपल आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक, जो हमारा आता है पार्ट 3, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा आता है, वो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको नोबल फीचर बोला था भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक, डीपीएसपी क्या है वो, मतलब सरकार किस हिसाब से अपने लॉ अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेगी। ठीक है, उसका एक आइडिया दिया गया है, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, इसके बेस पे हम अपनी जस्टिस की बात नहीं कर सकते कि इसमें मेंशन है तो हमें वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये पॉलिसी बनाने की सरकार जब अपनी पॉलिसी बनाएगी तो उसको ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में रख के ही अपनी पॉलिसी बनाए, अपना जो भी रूल रेगुलेशन वो अप्लाई करे। जैसे हमारे कुछ आते हैं, जैसे आर्टिकल 38 बोलता है वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनक्वालिटी। ठीक है, लोगों का जो मतलब वेलफेयर का ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल इनक्वालिटी को मिनिमाइज करना। ठीक है, अगली चीज़ हमारी 39 के अंदर आती है, जो लाइवहुड है सभी सिटीजन का, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, मटेरियल सोर्स वगैरह है सब के लिए प्रोवाइड करना है। वेल्थ है मीन ऑफ प्रोटेक्शन को कंसिडरेट करना है इसको। और मैन वुमेन को इक्वल पेमेंट वगैरह मिलना चाहिए, इस टाइप के कानून बनाए। हेल्दी इन्वायरमेंट हेल्दी डेवलपमेंट, जो भी बच्चे हैं उनका हेल्दी विकास हो सके। ठीक है, 39A के अंदर बोला है कि इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल एड। ठीक है, कोई गरीब है, कोई पर्सन अपना जस्टिस के लिए अपना वकील हायर नहीं कर पा रहा है तो उसको लीगल एड स्टेट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 41 में बोला गया है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये अधिकार नहीं है, ये बस ये है कि राज्यों को इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही चीज़ें बनाई जाएंगी। 42 के अंदर बोला गया है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, वर्क, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना। ठीक है, 43 के अंदर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो सभी वर्कर के लिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हों जिनकी उसे रिक्वायरमेंट है। 43 में बोला है कि वर्कर का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजमेंट होता है उसमें वर्कर भी पार्टिसिपेट करें। 47 में बोला गया लेवल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन का लेवल हमें इम्प्रूव करना है। अगला 40 के अंदर बोला गया है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जैसे ग्राम प्रधान वगैरह होता है। ठीक है, 43 में बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री रूरल एरिया के अंदर उनको प्रमोट करना है। 43B के अंदर बताया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना है।
46 के अंदर एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST अदर वीकर सेक्शन का उनको प्रमोट करना है। 47 के अंदर जो है कंजप्शन ऑफ टॉक्सिन ड्रिंक एंड ड्रग्स इनको हमें प्रोवाइड करना है। 48 के अंदर स्लॉटर ऑफ काउ कॉल्स एंड अदर विच मतलब जो पशुओं का कटान होता है जो काटा जाता है उनको प्रोवाइड करना है। ठीक है। अगले हमारे आते हैं आर्टिकल 44। 44 में बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब विदाउट रिलीजन मतलब रिलीजन के आधार के बिना पूरे देश में सबके ऊपर एक ही कानून अप्लाई होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि हर धर्म का अपना अलग अलग कानून हो। ठीक है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू लॉ हिंदू कोड विल है, ये अलग अलग नहीं, एक ही यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए सबके लिए। 45 के अंदर बोला गया है कि अर्लियर चाइल्डहुड केयर, ठीक, 6 साल के बच्चे तक, 6 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है, चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। 48 के अंदर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को प्रोटेक्ट करना हो, साइंटिफिक तरीके से इसको मॉडर्नाइज करना। 48 के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। 49 के अंदर जो हेरिटेज प्लेस है उनको प्रोटेक्ट करना। 50 के अंदर बोला गया है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना। 51 में बताया गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करना। हमारा अगला आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर जैसे दो टाइप की हमारी गवर्निंग सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली जैसे इंडिया की है और दूसरी राष्ट्रपति शासन प्रणाली जैसे यूएसए की है। कुछ कंट्री इन दोनों को मिक्स भी चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर जो डॉक्ट्रीन है वो थोड़ी सी कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल के अंदर कमजोर है। यहाँ पे दो पिलर हमारे होते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ठीक है, वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि इन, क्योंकि लेजिस्लेचर मतलब संसद में जो सदस्य होते हैं वही सरकार बनाने में भी हेल्प करते हैं, सरकार ही बनाते हैं। लेकिन जो हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अंदर तीनों प्लेयर कंप्लीटली हमारे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी पार्टी रूल चलता है, लेकिन यहाँ पर जो भी एक बार बन गया वही हमारा फाइनल रहता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर डी ज्यूरी होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब उसके नाम पे ही सब शासन होता है, लेकिन सर जो डिसीजन लेने वाला होता है वो डी फैक्टो, जैसे को हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और वही हेड ऑफ स्टेट होता है। दोनों चीज़ हमारी इसमें आती हैं। ठीक? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलती है क्योंकि लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर लेजिस्लेचर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर हमारे डुअल मेंबर से होती है, एक पर मेंबर गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और संसद के सदस्य भी हैं। लेकिन अगर जैसे बाइडन या ट्रंप की बात करें तो सिंगल मेंबरशिप, वो सिर्फ सरकार के पार्ट है। ठीक है, वो संसद वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है कि अगर सरकार गलत काम कर रही है या फिर कोई ऐसा काम कर रही है जिससे लोग खुश नहीं है तो या फिर मेजोरिटी खो चुकी है तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर उस पर्सन की इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है, अगर वो कुछ कर रहा है तो इम्पीचमेंट कराया जा, उसे हटाया जा सकता है। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पर जो पूरे जो सभा है उसको भंग किया जा सकता है, यहाँ पर डिसोल्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला हम देखते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था। जैसे यूनियन और फेडरेशन आते हैं। यूनियन मतलब जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया ये जो यूनियन है, और फेडरेशन यूएसए क्या है, ये फेडरल है। ये तो तीन सिस्टम आते हैं, एक तो फेडरल होता है, एक यूनिटरी होता है, एक क्वासी फेडरल होता है। क्वासी फेडरल इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, मतलब थोड़ा फेडरल थोड़ा यूनिटरी है सिस्टम। जैसे फेडरल सिस्टम जैसे बात करें तो इंडिया जो है वो यूएसए फेडरल सिस्टम है, और यूनिटरी सिस्टम के अंदर बात करें तो इंडिया। ठीक है, लेकिन इंडिया भी प्योरली पूरी तरह से यूनिटरी नहीं है। यूनिटरी मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जितने भी हमारा पूरा नेशन होता है, पूरे नेशन के नंबर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, तो इन सब की जो है एक ही गवर्नमेंट होती है, सबको एक ही तरीके से चलाया जाता है। लेकिन फेडरल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक तो केंद्र सरकार होगी प्लस हर स्टेट की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट भी होगी। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट रहती है फेडरल सिस्टम के अंदर। इसको बनाया जाता है लार्ज साइज ऑफ कंट्री, जब कंट्री बहुत बड़ा होता है तो ऐसा नहीं कि एक ही गवर्नमेंट केंद्र सरकार ही पूरे देश को चला रहे, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड की जाती है। अगला यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर का भी कंसेप्ट रखा गया है। अगले हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 के अंदर आता है, केंद्र राज्य संबंध, जिसमें आर्टिकल 245 से 263 तक है। यहाँ पर बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक, तो सब्जेक्ट वाइज और टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कहाँ पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कहाँ पर अलग अलग स्टेट कानून बना सकते हैं। ठीक है,
इसको हमारे 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां जो शेड्यूल है अनुसूची है, यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है 3 टाइप की लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट जिसके अंदर जो केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब यूनियन भी और स्टेट भी दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन स्टेट का कानून अगर मतलब जो सेंटर का कानून है वो ज़्यादा वैल्यू रखता है स्टेट के कानून से। अगर उसी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट ने कानून बनाया है और उसी सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया है वो कानून ही एप्लीकेबल होगा। अगली चीज़ हमारी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। और वाटर का जो हमारा अलग अलग, जैसे नदी एक एक राज्य से बहती है दूसरे राज्य में जाती है, ठीक है, तो उनके अंदर जो वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है उसको मैनेज करना, ये भी हमारा काम आता है। इसके अलावा एक इंटर स्टेट काउंसिल की भी रही गई व्यवस्था की गई यहाँ पर। इंटर स्टेट काउंसिल के लिए यहाँ पर कि मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर कंट्री के अंदर। और इसी की हेल्प से क्या है जोनल काउंसिल बनाई गई हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ठीक है, जिसमें ऊपर के स्टेट आ गए, नॉर्थ ईस्ट जोन है, तो अलग अलग जोनल काउंसिल भी हैं। अगला हमारा आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी पावर और प्रोसीजर क्या है इसको हम देखेंगे। तो अमेंडमेंट का जो कंसेप्ट है वो पार्ट 20 के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20, जिसमें आर्टिकल 368 हमारा है। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 360, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कोई चेंज करना है तो आर्टिकल 368 के थ्रू उसको संविधान को संशोधित किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के पास राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज करने की, बट पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, ये भी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, डेमोक्रेसी है, इन सबको जो है पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। अगली चीज़, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना है तो ज्वाइंट सिटिंग अप्लीकेबल नहीं होगी, हर हाउस में सेपरेटली, हर हाउस में उसको क्या है हमें पास कराना होगा, जैसे लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी हम पास करें, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया तो बिल को हम क्या करते हैं हाउस में लेके जाते हैं, या तो हम लोकसभा में लेके चले जाएं या राज्यसभा में, किसी में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे सेपरेटली पास करा लिया, जैसे राज्यसभा से पास करा लिया तो इसमें जाएगा, इससे पास करा लिया तो हमारा इसमें जाएगा। जब दोनों से पास हो जाएगा तब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे तब हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, मतलब संविधान में संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं वो पास ही हो जाती हैं, कुछ पास नहीं हो पाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं बन पाते हैं। लेकिन इसको पास होने के लिए ज़रूरी होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी, हर हाउस में स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मेजोरिटी में यहाँ पे दो टाइप से जरूरत होती है, जैसे एक में बोला गया है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस 1/2, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 1/2 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब टोटल स्ट्रेंथ जैसे अगर 100 की है तो 51 मेंबर, ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट अगर 90 हैं, प्रेजेंट अगर 90 है तो 60 मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। और दूसरा हमारा होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ 50% स्टेट, मतलब जो हमारे हाउस के अंदर टोटल प्रेजेंट मेंबर हैं, टोटल प्रेजेंट है उनका 2/3 होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो टोटल स्ट्रेंथ का 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी चीज़, जो 50% स्टेट है उनके 50% स्टेट का की विधानसभाओं से वो चीज़ पास होनी चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट कंप्लीट माना जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं कामों के लिए की जाती है, इस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजिंग करना होता है, जहाँ पर राज्य का भी इन्वॉल्वेशन होता है। तो ये हमारा है प्रोसीजर। हम देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किए गए हैं हिस्टोरिकल उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। 9th शेड्यूल में वो एक्ट थे हमारे जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर अप्लाई नहीं होती, ठीक है, जिसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू की पावर एक्सप्लेन नहीं होती, उन एक्ट को हमने क्या है 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 3 नए ग्राउंड ऐड किए गए रेस्ट्रिक्शन के लिए, कि 3 ग्राउंड में हम नहीं बोल सकते, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक ऑर्डर को हार्म करे, या किसी हमारे फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन बिगाड़ दे, या फिर कोई भी ऑफेंस क्रिएट करने के लिए, ऑफेंस को मतलब करने वाली चीज़, इन 3 को हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा।
अगला हमारा है सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में आया था। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट का कंसेप्ट दिया गया था। अगला 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वो कंपलसरी कर दिया गया था, प्रेसिडेंट को असेंट करना कंपलसरी ही है, प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, यहाँ पर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर कम करने की कोशिश की गई थी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजन के लिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर। अगला सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये तीन टर्म प्रिम्बल में ऐड किए गए थे। ठीक है। अगला हमारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। यहाँ पर सबसे पहले तो ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी का जो हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको हमने एक लीगल राइट बना दिया था। ठीक है। और इसने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जितने प्रोविजन थे उसमें के मैक्सिमम प्रोविजन को नलीफाई कर दिया गया था, मतलब इससे कैंसिल कर दिया गया था कि यहाँ पर जो भी अमेंडमेंट हुए हैं। अगला था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। यहाँ पर एक 10 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारी पहले 9 सूची अनुसूची थी, 9 शेड्यूल यहाँ पर ऐड हुआ था, ओरिजिनल 8 थी। उसके बाद में 10 शेड्यूल को फिर ऐड किया गया। यहाँ पर रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। दल बदल कानून को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अगला था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली की थी उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से। अगला है 73, तो 17 में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था, 74 के अंदर 92 में अर्बन बॉडी, ठीक है, उनको पावर दी गई थी। 86 के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई थी और 99 के अंदर एनजेएस, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी स्टेबलाइज की गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेक डाउन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का आता है, इसके अंदर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी जो रखी जाती है, ठीक है, कि मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आ गई तो हम क्या करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास में क्या अधिकार है जो इमरजेंसी कंडीशन में हमारे काम करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनेबल कर सकती है इमरजेंसी को, जब बात हमारी सोवनिटी, यूनिटी यूनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आएगी तब। ठीक है। तो पार्ट 18 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के अंदर, 18 के अंदर तीन टाइप की इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है। सबसे पहले हमारी आती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में, 352 आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी दी है। नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं जब कैबिनेट रिटन में रिकमेंडेशन करेगी इमरजेंसी लगाने का, जब क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई वॉर खतरा है, वॉर का एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म रिबिलियन है, ठीक है, या तो युद्ध का कोई खतरा है, या बाहर से कोई आक्रमण हुआ है, या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ है, ठीक है, लोगों ने हथियार उठा लिया, जो भी सशस्त्र विद्रोह हुआ है, उस कंडीशन में देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ गई थे, और उसकी रिकमेंडेशन क्या है, कैबिनेट रिटन में प्रेसिडेंट को देंगे, तो प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देंगे। और इस इमरजेंसी को डिक्लेयर क्लेम करने के बाद में क्या है, इसको दोनों हाउस से 1 महीने के अंदर दोनों हाउस से अप्रूव कराना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा इसको अप्रूव करेगी विद इन 1 मंथ। ठीक है, अगर 1 मंथ के अंदर अप्रूव नहीं करती है तो इमरजेंसी हट जाएगी अपने आप। इस टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में जब 352 की इमरजेंसी लगेगी तो फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाएंगे, या प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट किस किस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21, इन दो आर्टिकल को सस्पेंड नहीं करा जा सकता। अगली हमारी आती है आर्टिकल 356। 356 को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट इमरजेंसी। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है स्टेट में, ये सिर्फ स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर जो सेंटर की जिम्मेदारी दी गई है कि हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अगर नहीं चलती है तो, ठीक है, गवर्नर उसकी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसमें क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इशू ए प्रोक्लेमेशन, स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस, मतलब कि जो हमारा स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, या स्टेट फेल हो गया है, ठीक है, जो सेंटर से डायरेक्शन मिली है उसको फॉलो करने में, तो इस वजह से क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगला हमारा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि अगर जैसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, क्रेडिट ऑफ इंडिया की बात अगर आ गई, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनकी सैलरी वगैरह कटनी स्टार्ट हो जाती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है। लेकिन आज तक इंडिया में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1975 में ही लगाई थी, बस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल, लेकिन वॉर की वजह से
पाकिस्तान के साथ वॉर और चाइना के साथ वॉर में 2 बार अप्लाई और हो चुकी है। तो ये तो हमारी इमरजेंसी। अगली आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है कि मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है इंडिया में, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर थे, लेकिन बाद में क्या है, तीसरा टायर ऐड किया गया। तो 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, मेयर है, ठीक है, पार्षद है, ये सब लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा आते हैं। ठीक है। और जो विधायक हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा आते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जो आते हैं वो सांसद वगैरह होते हैं। तो इसको जो है अलग अलग कमेटीज़ बनी थी, नंबर ऑफ कमेटीज़ बनी है इसको रिकमेंड करने के लिए जी। जैसे 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी थी, फिर अशोक मेहता कमेटी बनी, फिर एल एम सिंघवी कमेटी बनी। अलग अलग कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू इसको एप्लीकेबल किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन भी है, और फाइनेंशियल कमीशन का प्रोविजन भी दे रखा है। मतलब बाद में इसको ऐड किया गया था। इसको हम देखेंगे कब ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे 3 टाइप की लोकल गवर्नमेंट बोली जाती है, 3 टाइप से हम लोकल गवर्नमेंट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है। पहली हमारी पंचायती राज सिस्टम है, जिसको पंचायत बोला जाता है। दूसरी हमारी अर्बन बॉडी है, जिसको म्यूनसिपालिटी बोलते हैं। तीसरी बाद में ऐड की गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये पहले नहीं थी, बाद में इसको ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ओरिजिनली जो लोकल गवर्नमेंट है वो 2 ही मानी जाती हैं, पंचायती राज और अर्बन बॉडी। ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत भी बोलते हैं, इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1902 के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9। ठीक है। और 11 शेड्यूल, मतलब 11वां अनुसूची या 11 शेड्यूल और पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक हमारे यहाँ पर ऐड किए गए पंचायत सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पंचायत राज सिस्टम है वो 3 तरीके से हमारा चलेगा। तो पंचायती राज सिस्टम में हमारे 3 लेवल आते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको हम, तो ये सिस्टम है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे जिला पंचायत है, ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत है, और ग्राम विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत है। तो यहाँ पर भी 2 टाइप से होते हैं। एक हमारे जैसे सदस्य चुने जाते हैं, और एक ग्राम पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। और ब्लॉक लेवल पे हमारा जैसे ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसी टाइप से ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं और ग्राम प्रधान होता है। लेकिन ग्राम प्रधान ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसका इलेक्शन डायरेक्टली होता है। ठीक है। बाकी सबके जो एग्जीक्यूटिव हेड है उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। ठीक। इसी टाइप से अर्बन बॉडी है। अर्बन बॉडी को 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 92 के थ्रू इसमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ऐड किया गया था, पार्ट 9A, जिसके अंदर अर्बन बॉडी या म्यूनसिपालिटी, ठीक है, के प्रोविज़न है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में 12th शेड्यूल मतलब 12वां अनुसूची को ऐड किया गया था। ठीक है। और पार्ट 9 में हमारे आते हैं आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ये हमारे यहाँ पर आर्टिकल ऐड किए गए हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अर्बन बॉडीज़ को। जैसे पहले हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जिसको नगर निगम बोलते हैं, इसमें मेयर होता है हमारा। अगला म्यूनसिपल काउंसिल होती है, ठीक है, जो नगर पालिका बोलते हैं हम इसको, जहाँ पे चेयरमैन वगैरह होता है यहाँ पर। अगला म्यूनसिपल कमेटी होती है, जिसको नगर पंचायत भी बोलते हैं। तो ये 3 लेवल हमारे यहाँ पर आते हैं। अब अगला हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट है 9B, इसमें ऐड किया गया था। ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि मतलब अलग अलग पर्पस के लिए सोसाइटी लोग आपस में कॉपरेशन के रूप में अपनी अपनी सोसाइटी बनाते हैं, किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है। तो उसके प्रोविजन वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए थे। जैसे गन्ना समिति होती है, ठीक है, खाद समिति